हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है कलयुग में ऐसा बेटा। रामधन के चारों लड़कों को जब नौकरी मिल गई तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आज के ज़माने में अगर 4-5 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए तो ज़्यादा है, क्योंकि डिग्री और डिप्लोमा गले में टांग कर चिराग लेकर कोई अच्छी सी नौकरी खोजी जाए तो शायद ही कहीं पैरवी और घूस की नौकरी मिल जाए। सबसे बड़े बेटे सुभाष को कलकत्ता में जूट मिल में, उससे तीनों छोटे भाइयों को गांव के ही निकटतम शहर में ऑपरेटर दारवान और सबसे छोटे भाई लल्लन जी ड्राइवरी की नौकरी मिल गई। बड़ा भाई सुभाष अपनी सारी तनख्वाह घर बेच देता। उसने बड़ी धूमधाम से अपने तीनों छोटे भाइयों की शादी भी करा दी। अपनी शादी के बारे में उसने कहा, पहले खेती बाड़ी खरीद लूं और एक अच्छा सा घर बनवा लूं, तब शादी के बारे में सोचूंगा। शहर में सुभाष एक गंदी गली में छोटे से मकान में किराए पर रहता था। अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखता था। चाहता तो जितनी तनख्वाह वो पाता था उससे अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकता था, अच्छे से मकान में रह सकता था और अच्छा अच्छा भोजन कर सकता था। लेकिन वही उसे तो अपने गांव के भाइयों और परिवार की चिंता रहती थी। इधर उसके भाई बिरजू, सरजू और लल्लन अपनी सारी कमाई बैंक में अपने अपने नाम से जमा कर रहे थे। उनका विचार था, जब बड़ा भाई हर महीने पैसे भेजी दे रहा है तो क्या जरूरत पड़ी है अपना रुपया बर्बाद करने की। फिर जब अलग अलग होंगे तो अपनी ही कमाई के हिस्से लेंगे, वो भी अपनी ही तरह। सुभाष के बारे में भी सोच रहे थे कि हम लोगों का बड़ा भाई भी पैसे बैंक में जमा कर रहा है, सिर्फ दिखावे के लिए हर महीने पैसे भेज देता है। जब उसके पास काफ़ी बैंक बैलेंस हो जाएगा तो हम लोगों से किनारा कर लेगा, किसी बड़े घर की बेटी से शादी कर मौज करेगा। उन्होंने अपने विचार पिता रामधन के कानों में दिया। पिता भी उनके विचारों से सहमत हो गए। अब उन सब की नज़र सुभाष के प्रति बिल्कुल ही बदल गई। वह जब भी गांव आता कोई भी भाई सलीके से बात नहीं करता। पिता बात बात पर हिसाब मांगता, कहता, फलाना फलाना कमा कर इतना रुपए भेजते हो, एक तुम हो कि महीने में 4-5 हजार रुपए थमा देते हो। खेत बाड़ी लेनी है, घर बनवानी है और तुम्हारी शादी भी करवानी है, घर के सबसे बड़े तुम ही हो। सुभाष सोचता, उसके पिता और भाई उसे कितना मानते हैं, घर की सारी जिम्मेदारी उस पर ही डाल दी है। अब वह दुगने उत्साह से काम करने लगा। उल्टा ओवर टाइम भी मिला था, वो भी करता। उसे बस यही चिंता रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रुपया घर पर भेज सकूं, ताकि मेरे परिवार को किसी बात की तकलीफ ना हो। मगर इसका बुरा असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ा। दिनों दिन काम करके उसका स्वास्थ्य और बिगड़ता गया। इस तरह उसने एक दिन बिस्तर ही पकड़ लिया। अपनी बीमारी की खबर उसने अपने पिता और भाइयों को भेज दी, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया। सुभाष की हालत जब बिल्कुल ही बिगड़ गई तो उसके पड़ोसियों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने उसका परीक्षण करने के बाद बताया, इसे तो आज टीबी हो गया है, जल्द ही ऑपरेशन की ज़रूरत है, वरना इसका बचना मुश्किल है। ऑपरेशन में काफ़ी खर्च पड़ेगा, फौरन इसके परिवार वाले को बुलाया जाए। पड़ोसियों ने सुभाष से उसने परिवार का पता लेकर पिता और भाइयों को खबर दी कि यहाँ सुभाष काफ़ी नाजुक है, जल्द से जल्द आकर इसका इलाज कराए। मगर उसके भाई मन ही मन सोचे कि चलो अच्छा है, जल्दी ही मर जाए तो उसकी सारी रकम ले लेंगे। इधर सुभाष के भाई और पिता जब इलाज के लिए उसके पास नहीं पहुँचे तब उसके पड़ोसियों ने किसी तरह आपस में चंदा करके उसे शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। और फिर उसके गांव उसके पिता के पास पत्र भेजकर खबर किया कि जल्दी आ जाइए, सुभाष अस्पताल में भर्ती है और काफ़ी गंभीर हालत में है। गांव में जब उसके भाई और पिता को सुभाष की हालत की खबर मिली तब उसके भाइयों ने सोचा, चलो अच्छा है, हमारा बड़ा भाई तो अब अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें गिन ही रहा है, चलो चलकर उसके घर से सारा रुपया और सामान ले आते हैं। लेकिन उसके पिता रामधन को अपने पुत्र की ऐसी खबर पाकर काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि कोई भी पिता
कितना भी लालची और कठोर क्यों न हो, अपने पुत्रों को मरते हुए नहीं देख सकता। उसने अपने तीनों पुत्रों को जोर से डांटा और कहा, नालायकों, अब तक तुम लोग अपने बड़े भाई के ही पैसों पर ऐश मौज करते रहे, और जब उसकी बीमारी की खबर मिली तो तुम लोग उसके मरने की दुआ कर रहे हो। लानत है तुम लोग जैसे बेटों पर। फिर रामधन अपने तीनों बेटों को लेकर कलकत्ता चला गया। वहां जाकर उसके टूटे फूटे मकान को देखकर वह अचंभित होकर रह गया। उसे काफी आत्मग्लानि हो रही थी कि हम लोग समझते थे कि सुभाष बड़े सुख और ऐशो आराम में रह रहा होगा, लेकिन यहाँ तो मेरा बेटा बड़ी ही बुरी हालत में रह रहा है। लेकिन उसके तीनों बेटों की गिर्द दृष्टि सुभाष के सामानों पर पड़ी हुई थी। चारों तरफ गंदगी पड़ी थी। कमरे में कहीं कोई कीमती चीज नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक टूटी चारपाई के अलावा। घर के एक कोने में एक छोटा सा ताला लटका हुआ एक स्टील का बक्सा नजर आया। उसके भाइयों को लगा उसके भाई ने सारा पैसा इसी बक्से में छिपा के रखा होगा। चलो ताला तोड़कर सारा पैसा निकाल लेते हैं। तीनों लपक कर बक्से के पास पहुंचे और बगल में पड़े हथौड़े से मारकर एक ही चोट में ताले को तोड़ दिया। बक्सा खोलते ही तीनों ने गिद्ध दृष्टि के खंगालना शुरू किया, मगर उसमें सिर्फ फटे पुराने कपड़े और चारों भाइयों और माता पिता के साथ बचपन का एक फोटो मिला। तभी उनकी नज़र एक 5 रुपए के नोट पर पड़ी। एक ने झपट कर उस रुपए को उठा लिया, बाकी ने सारा बक्सा ही खाली कर दिया, मगर उसमें कुछ नहीं मिला सिवा उस 5 रुपए के नोट के। पिता रामधन ने अपने बेटों से उस 5 रुपए के नोट को लिए और कभी उस नोट को तो कभी अपने परिवार के फोटो को देख रहा था। उनकी आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। उसकी छाती दर्द से फटी जा रही थी। उसकी हालत खराब हो गई थी, मानो कोई पूरी तरह लूट चुका हो। उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसकी नजरें फोटो और 5 रुपए के नोट से हट ही नहीं रहे थे। उसे ऐसी हालत को देखकर उसके तीनों बेटे घबरा गए और अपने पिता को हिलाने डुलाने लगे। बाबूजी, अचानक क्या हो गया आपको? कुछ तो बोलिए। तभी रामधन का ध्यान टूटा और माथा पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। नालायकों, अपने देवता समान भाई के इस हालत के तुम सभी जिम्मेदार हो। मेरा बेटा भूखा प्यासा और तंगी की हालत में रहकर भी हम सबकी खुशी के लिए अपनी कमाई का सारा रुपया गांव भेजता रहा है, और तुम लोग धूर्त और लालची भाई उसके मरने की दुआ कर रहे थे। कमबख्तों, अपने देवता समान भाई की पूजा करने के बजाय तुम लोग उसके मरने की दुआ कर रहे थे। चुल्लू भर पानी में डूब मरो सब। तुम लोगों के लिए ही उसने शादी नहीं की। खबर मिलने के बाद भी तुम लोग उसे देखने नहीं आए, ना मुझे आने दिया। भगवान हम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। मेरी भी तुम लोगों ने मति भ्रष्ट कर दिया था। अपने पिता को पश्चाताप के आंसू रोता देखकर तीनों भाइयों को भी आंखें से आंसू बहने लगे थे, मानो सारा स्वार्थ, लालच और बेईमानी पानी बनकर तन मन से निकलने लगे थे। अचानक रामधन उठ खड़ा हुआ। 5 रुपए के नोट और फोटो को उसने बड़ी इज्जत से अपने कुर्ते की जेब में रखा और कहा, अब देर मत करो, वरना तुम लोग अपने भाई को जिंदा नहीं देख पाओगे। चलो जल्दी अस्पताल। हम लोगों की किसी भी कीमत पर उसे बचाना है। रामधन ने सुभाष के एक पड़ोस की कार लिया तो किराए की कार द्वारा अस्पताल पहुंचे। सब लोग बेतहाशा दौड़ते हुए सुभाष के बेड के पास पहुंचे। उसकी हालत देखकर रामधन और उसके बेटों की छाती फटने लगी थी। सुभाष मात्र एक हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। आँख गाल सब अंदर घुस गए थे। अपने पिता और अपने तीनों भाइयों को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसकी आंखें भी आंसुओं से भरकर उसके चेहरे ही भिगोती हुई सफ़ेद चादर की गीली कर रही थी। उसने बोलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल सकी। तुम कुछ मत बोलो मेरे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, तुम चिंता मत करो, अब हम लोग आ गए हैं। बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। रामधन अपने बेटों के साथ सुभाष का इलाज कर रहे डॉक्टर के पास जाकर उसके बारे में जानकारी लेने लगे। डॉक्टर ने उन्हें डांटते हुए कहा, कैसे बाप और भाई हैं आप लोग? वो इतने दिनों से यहाँ अस्पताल में पड़ा हुआ है और आप लोगों को आज समय मिला है।
रामधन ने डॉक्टर का पैर पकड़ लिया और रो रो कर कहने लगा, जितना डांटना है डॉक्टर डांट लीजिए, मगर मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, हमारे बड़े भैया को किसी न किसी तरह से ठीक कर दीजिए। उनकी हालत देखकर डॉक्टर का भी दिल पसीज गया। उसने रामधन के कंधों पर हाथ रखकर उसे उठाते हुए कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर काफ़ी देर हो चुकी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इलाज में भी काफ़ी खर्चा होगा। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को कुछ नहीं होने चाहिए, पैसे की चिंता मत कीजिए, ज़रूरत पड़ी तो अपना सारा ज़मीन मकान और खेत बेच दूंगा, लेकिन उसे बचा लीजिए डॉक्टर। हाँ डॉक्टर साहब, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, हम लोग अपनी सारी जमा पूंजी देने को तैयार है, लेकिन इनको आपको बचाना ही होगा। आखिर हम लोगों के पास जो भी है सब कुछ भैया का ही दिया हुआ है। ठीक ठीक, तुम लोग चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, तुम लोग फ़ौरन उसे लाकर अस्पताल में नर्स के पास जमा करो। उसे प्रतिदिन फल फूल दूध की ज़रूरत पड़ेगी, अभी सिर्फ फल का जूस ही चलेगा, बाद में धीरे धीरे सब शुरू होगा। रामधन के दो बेटों ने मेडिकल हॉल से सारी दवाइयाँ लाकर नर्स को दे दिया। नर्स ने कहा, आप लोग अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, मरीज को ग्लूकोज चढ़ाने के बाद ब्लड भी चढ़ेगा। अगर आप लोगों का ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा तो बाहर से खून की बोतल मंगानी पड़ेगी। ठीक है नर्स, हम लोग तैयार है। रामधन का ब्लड ग्रुप सुभाष से मिल गया। उसने 2 यूनिट अपना खून दे दिया। अब सुभाष का काफ़ी बेहतर इलाज हो चुका था। रामधन वही अस्पताल में रुक गया और अपने 2 बेटों को गांव भेज दिया। सबसे छोटे बेटे लल्लन को अपने पास रख लिया। उसने दूसरे बेटे को गांव में खेती बाड़ी और घर देखने की जिम्मेदारी दे दिया और सुभाष से छोटे वाले लड़के को गांव से पैसा लाने को कहा। इधर रामधन और लल्लन ने बड़े लगन से देखभाल किया। बेहतर इलाज और देखभाल से सुभाष के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आने लगा। बाबूजी सुभाष से मुंह से निकला। सुभाष के मुंह से बाबूजी सुनकर रामधन का दिल खिल गया। हाँ बोलो बेटा। रामधन ने सुभाष का सिर अपनी गोद में रखा। रामधन ने अपने हाथ सुभाष के सिर पर रखा। सुभाष ने कहा, मैंने तो आप लोगों से मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी बाबूजी, जरूर मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी। बाबूजी, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, तू तो बेटा नहीं देवता है, भगवान तेरा जैसा बेटा हर किसी को दे। रामधन बोलते हुए रो पड़ा। बेटा, हम सब लोग तुम्हारे अपराधी हैं जो तुम्हें समझ नहीं पाए, हो सके तो हम सबको माफ़ कर देना। रामधन ने सुभाष के सामने दोनों हाथ जोड़ लिया। नहीं नहीं बाबूजी, आप हाथ जोड़कर और क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। सुभाष की भी आंखें गीली हो चुकी थी। सामने खड़ा उसका भाई भी आंसू बहाए जा रहा था। उसने लपक कर अपने भाई के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। भैया, हमें माफ़ कर दो, तुम्हारी इस हालत के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। अरे अरे, आप लोग रो क्यों रहे हैं? मरीज के सामने रोने से मरीज पर इसका बुरा असर पड़ेगा, डॉक्टर ने डांटते हुए कहा। और हाँ रामधन जी, आप 7 दिन बाद अपने बेटे को छुट्टी कराकर ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसका पूरा ख्याल रखना है, समय समय पर दवा देते रहना है, भारी काम नहीं करने देना है, फल फूल दूध और पौष्टिक आहार देते रहना है, हर महीने वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में इसकी जांच कराते रहना है। मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है, अब आपका बेटा खतरे से बाहर आ गया है और ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने रामधन को समझाते हुए कहा। हम लोग आपकी ज़िंदगी भर कर्जदार रहेंगे डॉक्टर साहब, आपने हमारी बेटी की ज़िंदगी बचा ली। रामधन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज है, डॉक्टर ने कहा। तभी वहाँ रामधन का एक और बेटा गांव से वहाँ आ गया। 1 सप्ताह बाद सब लोग सुभाष को लेकर गांव चले गए और सुभाष भी जल्द ही ठीक हो गया। उसके तीनों भाई और पिता उसे कुछ करने नहीं देते थे। 1 साल बाद सुभाष ने खेती का जिम्मा ले लिया और पिता की जगह खुद हल चलाने लगा। वह खूब मन लगाकर फसल पैदा करने लगा। रामधन ने एक सुंदर लड़की से सुभाष का विवाह करा दिया। अब सभी भाई और उसके पिता मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। सच में दोस्तों, आज के ज़माने में पैसा ऐसा चीज़ है जो अपनों को भी दुश्मन बना देता है।